फ्रिक्शन का जो कंफ्यूजन है, फ्रिक्शन का जो डर है, वो आपका दूर हो जाएगा। किसी भी टाइप के कॉन्सेप्ट में 2 से 4 स्टेप्स अगर आप इस्तेमाल करते हो तो फिजिक्स का जेई एडवांस लेवल का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। एंड F1 एंड F2 आर फ्रिक्शन फोर्सेस जो ब्लॉक के ऊपर लग रहा है। एंड फ्रिक्शन फोर्सेस इज ऑलवेज एंड मतलब इस पे अगर मैं मास ऐड करता जाता और ऐड करता जाऊंगा जब तक ये 3 न्यूटन से ज्यादा नहीं हो जाएगा m2 into a। मैं ये भी कर सकता था बट जो सिंगल जहां पे मुझे दिख रहा है मैं उसको उठा लिया। F is equal to m2 into a। हाय बच्चों, मैं हूं आनंद प्रकाश, आपका मास्टर टीचर ऑफ फिजिक्स एंड को फाउंडर ऑफ वेदांतो। एंड आज इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं स्टैटिक फ्रिक्शन एंड काइनेटिक फ्रिक्शन की जेईई एडवांस लेवल के इन 7 क्वेश्चंस के थ्रू। तो अगर ये वीडियो अंत तक देखते हो तो फ्रिक्शन का जो कंफ्यूजन है, फ्रिक्शन का जो डर है, वो आपका दूर हो जाएगा, बट हमारे तरीके से। हमारा तरीका क्या है बच्चों? क्लास में पेन कॉपी लेके बैठोगे, हर एक सवाल को जितना समय देना चाहिए उतना समय दोगे, आप एक एक सवाल को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करोगे और देखोगे कि मैं किस तरीके से अप्रोच कर रहा हूं और आप किस तरीके से अप्रोच कर रहे हो। और उसके लिए आपको 2 से 4 स्टेप्स, किसी भी टाइप के कॉन्सेप्ट में 2 से 4 स्टेप्स अगर आप इस्तेमाल करते हो तो फिजिक्स का जेईई एडवांस लेवल का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। अब ये सवाल बहुत ही आसान सा सवाल लिया है मैंने यहाँ पे, पहला सवाल। और ये सवाल कहता है कि फाइंड द एक्सेलरेशन एंड टेंशन। टेंशन दोनों जगह पे निकालने की बात कर रहे हैं। लेट्स से यहाँ पे टेंशन है T, यहाँ पे टेंशन है T2, यहाँ T1 बोल देते हैं इसको। T1 टेंशन है, यहाँ T2 टेंशन, ये निकालना है। और एक्सेलरेशन निकालना है M1 M2 M3 का व्हेन M3 स्टार्ट्स मूविंग। तो ये क्वेश्चन तो बहुत ही आसान हो गया कि M3 मूव कर रहा है। अब जो भी मैंने अभी तक तरीका बताया है बिल्कुल जेईई मेन के लेवल का, आप उसके बेसिस पे इस क्वेश्चन को बस चुटकियों में सॉल्व कर सकते हो। हमने क्या बोला था, एक बार फिर से रिवाइज करो बच्चों। रिवाइज करते हैं। मैंने आपको बताया था कि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या था? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला था पुलिंग फोर्स, अब तक तो एक्सपर्ट हो चुके होंगे, पुलिंग फोर्स माइनस अपोजिंग फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास। यही हमने बात करी थी, पुलिंग फोर्स माइनस अपोजिंग फोर्स बाय टोटल मास। अब यहां पे अगर हम M3G को देखते हैं, M3G पे जो पुल कर रहा है फोर्स वो क्या है? M3G। बाकी इधर टेंशन T लग रहा है, इधर भी टेंशन T लग रहा है, इसको T2 बोल देते हैं। ये इंटरनल फोर्स हो गया, लास्ट लेक्चर में हमने किया था। इधर T1, ये भी इंटरनल फोर्स हो गया। एंड इसके ऊपर M1 के ऊपर और M2 के ऊपर ग्राउंड के साथ एक अपोजिंग फोर्स लग रहा है जिसको हम F1 बोल देते हैं। M2 के ऊपर एक और फोर्स लग रहा है जिसको हम F2 बोल देते हैं। एंड F1 एंड F2 आर फ्रिक्शन फोर्सेस जो ब्लॉक के ऊपर लग रहा है। एंड फ्रिक्शन फोर्सेस इज ऑलवेज एन एक्सटर्नल फोर्स विथ रिस्पेक्ट टू M1 या विथ रिस्पेक्ट टू M2। अगर मैं इसको टेबल के साथ ले रहा होता तो फ्रिक्शन फोर्स इंटरनल हो जाता, बट चूंकि हम M1 और M2 को कंसीडर कर रहे हैं, उसके ऊपर एक्सेलरेशन और टेंशन को समझने की कोशिश कर रहे हैं। एक्सक्यूज मी, मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब है, बट बेयर विथ मी। तो F1 F2 जो है ये फ्रिक्शन फोर्स एक्सटर्नल फोर्स हो जाता है। अब देखो यहाँ पे फटाफट हम F1 की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्योंकि मूविंग है तो F1 क्या हो गया? F1 काइनेटिक हो गया, F1 K बोल सकता हूँ। और इसकी वैल्यू कितनी हो गई? μ1 into n1। तो इसके ऊपर अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाए तो इधर की ओर n1, इधर की ओर m1g। तो हमारा पहला स्टेप तो फ्री बॉडी डायग्राम है। तो ये बच्चों जब भी एडवांस लेवल का कोई भी सवाल आएगा तो पहला स्टेप इज फ्री बॉडी डायग्राम, जो मैं अगले क्वेश्चन में, इसी का एक थोड़ा सा एडवांस वर्जन क्वेश्चन है जिसको मैं स्टेप वाइज आपको बताऊंगा। तो अगले क्वेश्चन को अगर देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे 3 या 4 स्टेप में फिजिक्स के किसी भी सवाल को आप सॉल्व कर सकते हैं, स्पेशली फ्रिक्शन के। तो ये इसकी वैल्यू डाल देते हैं यहाँ पे बच्चों। कितना हो गया? μ1 m1g। और इसी तरीके से F2 की वैल्यू क्या होगी? F2 इज F2 के, क्योंकि मूव कर रहा है, दिया हुआ है यहाँ पे, ये तो बहुत आसान कर दिया। एंड दिस इज इक्वल टू μ2 into n2। μ2 और μ1 दोनों सेम है, तो यहाँ पे हम यहाँ बोल देंगे μ2 into n2 कितना हो जाएगा? n2 इस ब्लॉक पे लगने वाला नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है जो m2g के बराबर हो जाएगा। एंड देयरफॉर आई कैन से दिस इज, इसकी वैल्यू भी डाल देते हैं। μ1 की वैल्यू कितनी है? 0.1 into m1 की वैल्यू कितनी है? 1 into g की वैल्यू कितनी है? 10। एंड देयरफॉर दिस इज इक्वल टू 1 न्यूटन। फोर्स होता है फ्रिक्शन, इसलिए 1 न्यूटन हो गया। और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0.2 into 0.1 into m2 is 2 into 10, और इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 न्यूटन। तो अपोज करने वाला फोर्स कितना हो गया? इन दोनों को ऐड कर देंगे, 1 और 2 न्यूटन को ऐड कर देंगे, F1 F2 को ऐड कर देंगे। ये जो फ्रिक्शन है ये अपोज कर रहा है, किसको अपोज कर रहा है? इस M3G को अपोज कर रहा है। और M3G कितना हो गया? M3G हो गया 1 into 10 विच इज इक्वल टू 10 न्यूटन। तो 10 न्यूटन नीचे की ओर लग रहा है। अगर मैं इस पूरे सिस्टम को देखूं, बीच में ब्लॉक्स को हटा देता हूं, तो इधर की ओर 10 न्यूटन, जो हमने पहले भी किया हुआ है। आपने अगर मेरा पिछला लेक्चर नहीं देखा तो देख लेना। न्यूटन्स लॉ में मैंने बिल्कुल फ्री बॉडी बताते हुए मैंने बताया था कि किस तरीके से पुली स्ट्रिंग वाले सिस्टम को हम सीधा रख के भी सॉल्व कर सकते हैं। और अपोजिंग फोर्स कितना हो गया? 3 न्यूटन। बीच में क्या हो रहा है हमें नहीं पता, बीच में इसको डब्बे में बंद कर देते हैं पूरे सिस्टम को। तो पुलिंग फोर्स इज 10 न्यूटन, अपोजिंग फोर्स इज 3 न्यूटन। सो नेट फोर्स कितना हो गया? 7 न्यूटन। तो पुलिंग फोर्स माइनस अपोजिंग फोर्स
अब हम एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। एक्सेलरेशन कितना हो गया, 7 न्यूटन ऊपर हो गया। टोटल मास 1 kg प्लस 2 kg which is 3 kg and plus 1 kg is 4 kg and therefore 7/4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन हो गया। एक बार एक्सेलरेशन आ गया तो आप आराम से टेंशन वेंशन सब कुछ निकाल सकते हो। इसके ऊपर टेंशन निकालना है तो हम कैसे निकाल लेंगे, T2 मतलब ये नीचे की ओर जा रहा है तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई। एक्सेलरेशन के डायरेक्शन वाला फोर्स पॉजिटिव होता है तो हम लिख लेंगे m3g माइनस T2 इज इक्वल टू m3 इंटू ए, और यहां से टेंशन आ जाएगा। टेंशन कितना आ जाएगा, T2 आ जाएगा m3g, इसकी वैल्यू कितनी है 10 न्यूटन, माइनस m3 विच इज 1 इंटू एक्सेलरेशन कितना हो गया 7/4 इंटू 1, ये हमारे पास टेंशन 2 आ जाएगा विच इज इक्वल टू 40 माइनस 7 विच इज 33/4 इतना न्यूटन। सो ऑलमोस्ट 8 न्यूटन के बराबर टेंशन फोर्स यहां पे लग रहा है। अब T1 निकालना है, कोई भी एक ब्लॉक पिक कर लो, तो M1 पिक कर लेते हैं। M1 पे इधर की ओर T1 और अपोजिंग फोर्स F1 हुआ, F1 की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 1 न्यूटन, और ये कितने से मूव कर रहा है, ये मूव कर रहा है 7/4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से मूव कर रहा है। तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, T माइनस 1 न्यूटन इज इक्वल टू इसका मास विच इज इक्वल टू 1 kg इंटू 7/4। तो T कितना हो जाएगा 7/4 प्लस 1 विच इज इक्वल टू T विल बी इक्वल टू, या T1 विल बी इक्वल टू, T1 की हम बात कर लें तो T1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहां लिख देता हूं मैं, T1 इज इक्वल टू 1 प्लस 7/4 विच इज इक्वल टू 11/4, अप्रॉक्सीमेटली 3 न्यूटन के बराबर हो गया। तो इतना न्यूटन हो जाएगा, तो ये 3 न्यूटन के बराबर हो गया और ये 8 न्यूटन के बराबर हो गया। तो अप्रॉक्सीमेटली इसकी वैल्यू 8 न्यूटन और इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हो गई 3 न्यूटन के बराबर। अब तो ये सवाल आपका सॉल्व हो गया, एक्सेलरेशन भी आ गया और टेंशन भी आ गई। तो बच्चों देखो, जो भी अभी तक हमने किया है, फ्रिक्शन में कोई अलग सी चीज नहीं है, बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है। बट अगला जो क्वेश्चन है, जैसे मैंने बताया, इसी का थोड़ा डिफिकल्ट लेवल। अब यहां पे ये गलत दिया हुआ है, व्हेन m3 स्टार्ट्स मूविंग को हटा देते हैं, फाइंड एक्सेलरेशन एंड टेंशन इन द ब्लॉक, ये हटा देते हैं। ये पिछले वाले को कॉपी कर दिया है हमारे टाइपिस्ट भाई साहब ने, बट कोई बात नहीं, भूल चूक सबसे होती रहती है, तो इसको हटा देते हैं। एक्सेलरेशन और टेंशन निकालना है अगर हमें ये कंडीशंस दिया हुआ है। अब हमने जब इस टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है तो सबसे पहले तो पहला स्टेप तो होता है बच्चों, जैसा मैंने बताया कि इस क्वेश्चन में हम सारे स्टेप सीखेंगे। स्टेप 1 इज फ्री बॉडी डायग्राम, ये तो आप कर चुके हो, आप खुद इसको सॉल्व कर लेना। अभी हमने क्या देखा भाई, पुलिंग फोर्स कितना है, m3g की वैल्यू लिख लेते हैं। m3g की वैल्यू है m3 इज 0.1। अब यहां पे हमने 1 kg की जगह 0.1 कर दिया, और g की वैल्यू कितनी है 10 न्यूटन। सो 0.1 इंटू 10 इतना न्यूटन, सो दिस इज इक्वल टू 1 न्यूटन। ठीक है, ये आ गया m3g की वैल्यू। अब पुल कर रहा है केवल 1 न्यूटन। जब तक हमारी फ्रिक्शन की वैल्यू, अब हमें स्टेप 2 क्या है, स्टेप 2 इज चेक मैक्सिमम वैल्यू ऑफ F2। सबसे पहले ये ब्लॉक मूव करना शुरू करेगा, M2 जो है सबसे पहले ये मूव करना शुरू करेगा, क्योंकि अगर ये मूव नहीं करता है तो M1 तो मूव करेगा ही नहीं। तो M2 जब तक आगे नहीं बढ़ता है तब तक यहां पे टेंशन क्या हो जाएगा, जब तक M2 डिस्प्लेस नहीं होता है तब तक ये टेंशन तो जीरो रहेगा। और अगर ये टेंशन जीरो रहेगा, ये मजेदार बात है इस क्वेश्चन में, कि जब तक ये टेंशन जीरो रहेगा तो ये M1 तो आगे बढ़ने वाला नहीं है, और इसीलिए जब तक ये टेंशन जीरो रहेगा, F1 भी कितना रहेगा, F1 भी जीरो रहेगा जब तक ये टेंशन जीरो होगा। ठीक है, तो सबसे पहले फ्रिक्शन अपने मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंचेगा, और इसीलिए सेकेंड स्टेप इज चेक मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, जब भी इस तरीके का केसेस दिया हो, F2 एंड F1। ठीक है, F2 एंड F1 की मैक्सिमम वैल्यू देखेंगे। F2 की मैक्सिमम वैल्यू हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। F2 की मैक्सिमम वैल्यू कितनी थी, म्यू m2g। म्यू कितना है 0.1 लिख लेते हैं, m2 कितना है 2 लिख लेते हैं, और g कितना है 10, ये भी लिख लेते हैं। तो यहां पे कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 2 न्यूटन। तो F2 की मैक्सिमम वैल्यू 2 न्यूटन है, और F1 की मैक्सिमम वैल्यू क्या थी, पिछले अगेन क्वेश्चन में किया था हमने, ये था 1 न्यूटन। तो 2 न्यूटन F2 की वैल्यू है। अब यहां पे इसको पुल क्या कर रहा है, 1 न्यूटन। तो जब तक इसकी वैल्यू 2 न्यूटन से कम रहेगी, मतलब m3g की वैल्यू 2 न्यूटन से कम रहेगी, मतलब m2 तो मूव ही नहीं करेगा। और अगर m2 मूव नहीं करेगा तो फ्रिक्शन जो है वो कैसा होगा, वो स्टैटिक होगा। सो नाउ स्टेप 3 इज, हम लिखेंगे यहां पे, इफ पुलिंग फोर्स, इस केस में पुलिंग फोर्स या अप्लाइड फोर्स, अगर अप्लाई करने वाला फोर्स इज लेस देन मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन, देन फ्रिक्शन की जो वैल्यू होती है वो अप्लाइड फोर्स के बराबर ही होती है। जो फ्रिक्शन की वैल्यू होती है वो अप्लाइड फोर्स के बराबर ही होती है, क्योंकि ये जो ब्लॉक है M2 का जो ब्लॉक है, M2 के ब्लॉक पे अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाए तो इधर की ओर टेंशन, हमने T2 बोला था, इसको लिख देते हैं, इधर की ओर
फ्रिक्शन F2 और टेंशन अभी नहीं लगेगा यहां पे T1। यहां पे T1 की वैल्यू 0 होगी क्योंकि ये ब्लॉक जब तक मूव नहीं करेगा तब तक टेंशन में कोई भी स्ट्रिंग खिंचाव नहीं आएगा, और जब तक खिंचाव नहीं आएगा तब तक उस टेंशन की कोई वैल्यू नहीं होगी। तो F2, तो अब यहां पे क्या है, इसका एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0, मतलब M2 जो है भाई ये तो मूव कर नहीं रहा है, तो इसका एक्सेलरेशन क्या 0 हो गया। और न्यूटन अंकल क्या बोल के गए कि एक्सेलरेशन अगर 0 है तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। एंड देयरफॉर ये जो T2 है ये किसके बराबर हो जाएगा, F2 के बराबर हो जाएगा। और T2 किसके बराबर है भाई, ये भी ब्लॉक रुका हुआ है, तो ये ब्लॉक रुका हुआ है, तो T2 किसके बराबर है, ये M3G के बराबर है, M3G के बराबर है। एंड देयरफॉर F2 इज इक्वल टू M3G, और वो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहां पे F2 की वैल्यू हो जाएगी, इस केस में F2 की वैल्यू विल बी इक्वल टू 1 न्यूटन। F1 की वैल्यू 0, क्योंकि इसके ऊपर ना तो टेंशन लगा, जब यही फोर्स 0 है अप्लाइड फोर्स, तो पीछे जो फ्रिक्शन लग रहा है ये लगेगा ही नहीं। जब M1 की टेंडेंसी ही नहीं होगी आगे बढ़ने की तो पीछे फ्रिक्शन क्यों लगेगा, है ना। तो देयरफॉर फ्रिक्शन इज इक्वल टू 0, T1 इज इक्वल टू 0 एंड T2 इज इक्वल टू M3G, अगेन इट इज इक्वल टू 1 न्यूटन। तो ये आपके सारे आंसर्स हो गए। कोई भी सवाल एडवांस में पूछा जा सकता है। नाउ जस्ट लुक एट एंड कंपेयर दीज टू क्वेश्चन। एक बिकम्स अ जेईई मेन सवाल बिकॉज उसमें दिया हुआ है कि मूव कर रहा है, लेकिन दूसरा एडवांस क्वेश्चन बन जाता है बिकॉज यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, और बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि टेंशन हम कब लगाए, F2 कब लगाए। तो यहाँ पे बहुत क्लियर है, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। पहले फ्रिक्शन अपने मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंचेगा, क्योंकि ब्लॉक जो है इसकी टेंडेंसी होगी आगे मूव करने की, और अगर इसकी टेंडेंसी आगे मूव करने की होगी तो फ्रिक्शन उसको अपोज कर रहा होगा, फ्रिक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंचने की कोशिश करेगा, और जब तक ये मूव नहीं करता है तब तक टेंशन नहीं आता भाई, ठीक है। पहले स्टैटिक फ्रिक्शन अपने मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंचेगा, और जब वो मैक्सिमम पे पहुंचेगा फिर टेंशन की मदद लेगा, टेंशन उसको रोकने की कोशिश करेगा। फिर F1 अपने मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंचेगा, और जब F1 भी मैक्सिमम वैल्यू और F2 की मैक्सिमम वैल्यू दोनों ही M3G के मैक्सिमम वैल्यू को रोक नहीं पाएगा, तब ये ब्लॉक मूव करने लग जाएगा। मतलब कंडीशन क्या होगी इसकी मूव करने की, कंडीशन होगी कि M3G मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू म्यू इनटू, अगर दोनों म्यू सेम है तो M1 प्लस M2 इनटू G। जब ये कंडीशन मीट करेगा तब ये दोनों ब्लॉक मूव करेगा। मतलब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फर्स्ट ब्लॉक प्लस मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सेकंड ब्लॉक, जब उससे बड़ा हो जाएगा पुलिंग फोर्स, देन द ब्लॉक्स विल स्टार्ट मूविंग, तब तक ब्लॉक नहीं मूव करेगा। इसीलिए ये जरूरी है कि मैक्सिमम वैल्यू मैंने F2 की निकाल ली, मैक्सिमम वैल्यू मैंने F1 की निकाल ली, और हमने M3G की वैल्यू निकाल ली। तो 1 न्यूटन से जब इन दोनों का सम जो है, मतलब ये 1 न्यूटन, सॉरी ये जो 1 न्यूटन है या ये 1 न्यूटन, जब तक M3G की वैल्यू, मतलब इस पे अगर मैं मास ऐड करता जाता और ऐड करता जाऊंगा, जब तक ये 3 न्यूटन से ज्यादा नहीं हो जाएगा तब तक ब्लॉक मूव नहीं करेगा। 3 न्यूटन पे all the friction values will be at the maximum, there will be a tension force here। उसके बाद यहाँ पे टेंशन, सो बेसिकली यहाँ पे क्या होगा, पहले फ्रिक्शन की वैल्यू आएगी, यहाँ पे ये वाला मैक्सिमम होगा, और फिर यहाँ पे जो टेंशन है उसकी कुछ वैल्यू होगी, वो टेंशन की वैल्यू जो है वो किसके बराबर हो जाएगी, जब तक मूव नहीं कर रहा है तब तक वो F1 मैक्सिमम के बराबर हो जाएगी, है ना। तो ये क्वेश्चन जो है एडवांस का हो जाता है बिकॉज यहाँ पे बहुत सारी चीजें आपको सोचनी होती हैं, और जब स्टेप स्टेप करके अप्रोच करोगे तो कभी भी आप गलती नहीं करोगे। इस क्वेश्चन में हम थोड़ी देर में आते हैं बच्चों। इससे पहले हम 2 ब्लॉक प्रॉब्लम की बात करते हैं। 2 ब्लॉक प्रॉब्लम बच्चों को बहुत ज्यादा तंग करता है, तो सबसे पहले हम इस प्रॉब्लम की बात करेंगे, एंड अगेन विल कम बैक टू आवर प्रीवियस प्रॉब्लम, ठीक है। नाउ 2 ब्लॉक प्रॉब्लम है क्या, जनरली आज हम इसका सिंपलर वर्जन करेंगे। सिंपलर वर्जन का मतलब है एक ब्लॉक रखा हुआ है M1 और दूसरा ब्लॉक M2 रखा हुआ है, लेट्स से M1 है M2 है, और नीचे वाला जो ग्राउंड और M2 के बीच में जो सरफेस है, यहाँ पे फ्रिक्शन जो है ये नहीं है, इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन है। तो कभी हम फोर्स इसके ऊपर लगाएंगे और कभी हम फोर्स इसके ऊपर लगाएंगे। उन केसेस में कैसे बॉडी मूव करेगा, कब तक दोनों बॉडी साथ में मूव करेंगे, इस 2 ब्लॉक प्रॉब्लम। एंड जब यहाँ पे भी फ्रिक्शन होगा तो हम उसको अगले लेक्चर या आगे के लेक्चर्स में उसको अप्रोच करेंगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे 2 केसेस हैं, दोनों केसेस मैंने इस तरीके से डिफाइन कर दिए कि भाई पहले वाले ब्लॉक ए ब्लॉक पे अगर मैंने फोर्स लगाया, और यहाँ पे दूसरे वाले केस में बी वाले ब्लॉक पे फोर्स लगाया, और दोनों में ही ग्राउंड और बी के बीच में फ्रिक्शन कितना है, 0 दिया हुआ है, तो किस तरीके से इस क्वेश्चन को अप्रोच करना चाहिए। तो पहला स्टेप होता है बच्चों, जब भी 2 ब्लॉक प्रॉब्लम है, 3 ब्लॉक प्रॉब्लम है, यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम बना लो। ए को हम इस तरीके से ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ पे बी को भी हम अलग कर लेते हैं, और जो भी फोर्स जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर लगा हुआ है वो लगा देते हैं, और दोनों बॉडीज के ऊपर एक एक पॉइंट मार्क कर लेते हैं जो कि कॉन्टैक्ट में, ठीक है। इसको हम ए बोल देते हैं, इसको हम बी बोल देते हैं। जब हम फोर्स लगाएंगे तो सबसे पहले, और ये ग्राउंड हो गया, यहां तो फ्रिक्शन नहीं है, तो जैसे ही फोर्स लगाओगे बी की टेंडेंसी ए के रेस्पेक्ट में किधर जाने की है, आगे जाने की है। बी की टेंडेंसी ए के रेस्पेक्ट में आगे जाने की है। तो बताओ मुझे कि बी सरफेस पे फ्रिक्शन किधर लगेगा, बी सरफेस पे फ्रिक्शन किधर लगेगा,
पीछे की ओर लगेगा। ये चीज अभी तक आपको समझ में आ गई होगी पिछले लेक्चर और इस लेक्चर में, कि भाई जिस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हो सबसे पहले फ्रिक्शन हम उसी ऑब्जेक्ट पे लगाएंगे, क्योंकि उस ब्लॉक की टेंडेंसी आगे जाने की है। अब अगर फ्रिक्शन इस सरफेस पे इधर लग गया तो फ्रिक्शन बी पे अगर पीछे की ओर लग गया तो ए पे तो आगे की ओर ही लगेगा, बिकॉज सरफेस के बीच में जो फ्रिक्शन लगता है दैट इज इक्वल एंड ऑपोजिट। सरफेस के बीच में जो फ्रिक्शन लगता है ये इक्वल एंड ऑपोजिट है, एंड देयरफॉर एक सरफेस पे अगर फ्रिक्शन का डायरेक्शन निकाल लिया तो दूसरे सरफेस पे फ्रिक्शन उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। दैट इज द फर्स्ट स्टेप। सिमिलरली आप खुद इसके लिए फर्स्ट ब्लॉक के लिए आप ड्रॉ करो कि इसका डायरेक्शन क्या होगा। यहां पे हम ए ब्लॉक ड्रॉ करेंगे, ए ब्लॉक पे फोर्स लगा हुआ है एफ, फिर हम बी ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, अभी नॉर्मल की बात नहीं कर रहे हैं, और एफ ब्लॉक पे इन दोनों पे एक एक पॉइंट मार्क कर देंगे ए एंड बी। अब चूंकि फोर्स ए ब्लॉक पे लग रहा है तो ए पॉइंट की टेंडेंसी बी के रिस्पेक्ट में किधर जाने की है, आगे जाने की है। फ्रिक्शन क्या करता है, फ्रिक्शन अपोजेस और हैज द टेंडेंसी टू अपोज द रिलेटिव मोशन बिटवीन सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट। आज उस डेफिनेशन का काम आया। रिलेटिव सरफेस इन कॉन्टैक्ट, रिलेटिव मोशन मतलब इस पॉइंट की टेंडेंसी अगर आगे जाने की होगी तो फ्रिक्शन इसको अपोज करेगा, और अगर इस पे फ्रिक्शन का डायरेक्शन आ गया तो बी ब्लॉक पे भी फ्रिक्शन का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, उसके ऑपोजिट, बिकॉज दिस टू आर हैज टू एक्ट इक्वल एंड ऑपोजिट। ठीक है, एफ, नॉर्मल, टेंशन, ये सब इक्वल एंड ऑपोजिट होते हैं फॉर दी सिमिलर सर्फेसेस या सिमिलर स्ट्रिंग्स। तो यहाँ पे फ्रिक्शन एक सरफेस पे अगर ए पे पीछे की ओर लग रहा है तो बी पे वो आगे की ओर लगेगा, एंड वाइस वर्सा। बी पे अगर पीछे की ओर लग रहा है तो ए पे आगे की ओर लगेगा। दिस इज द स्टेप 1। तो ये स्टेप सबसे क्रिटिकल होता है टू ब्लॉक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, सेकंड, हमें वो कंडीशन निकालनी है जब तक ये दोनों ब्लॉक्स साथ में मूव करेंगे। तो आपने तो ड्रॉ कर लिया, अब यहाँ पे फटाफट हम ड्रॉ करके इक्वेशन की ओर चल बढ़ते हैं। तो यहाँ पे फ्रिक्शन आपको अब समझ में आ गया, फ्रिक्शन इधर पीछे की ओर, ए ब्लॉक पे फ्रिक्शन आगे की ओर, इस पे नॉर्मल रिएक्शन N1 बोल देते हैं, इधर M1G बोल देते हैं, इसके ऊपर N1 भी लगेगा और N2 भी लगेगा, N2 ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, और यहाँ पे ये हो जाएगा M2G या फिर MBG। सिमिलरली यहाँ पे N1 M1G, फ्रिक्शन यहाँ पे पीछे की ओर क्योंकि फोर्स इधर ए पे आगे की ओर लग रहा है, फ्रिक्शन इस पे आगे की ओर, नॉर्मल रिएक्शन जो हमने यहाँ पे लगाया था वो इधर N1 भी लगेगा, इधर N2 और M2G। ये सारे आपके फ्री बॉडी डायग्राम हो गए। अब इक्वेशन लिखते हैं इसके लिए। फर्स्ट ब्लॉक के लिए, ये सेकंड केस के लिए इक्वेशन क्या हो जाएगा, हम अगर एक साथ लिखना चाहें इस पूरी चीज को, अगर ये सिस्टम है मेरे लिए ए एंड बी टुगेदर, तो इस पे नेट फोर्स क्या लग रहा है, नेट फोर्स इज F। टोटल मास क्या हो गया, M1 प्लस M2। और अगर हमें वो कंडीशन निकालनी है कि दोनों का एक्सेलरेशन कब तक सेम रहेगा, तो हम लिख देते हैं दोनों का एक्सेलरेशन सेम है तो A लिख दिया हमने। तो ये आ गया आपका पहला इक्वेशन। और अगर A को देखते हो तो A पे क्या है, फ्रिक्शन F इज इक्वल टू, क्योंकि दोनों ब्लॉक साथ में मूव करें आपको वही कंडीशन निकालनी है, तो इसका भी एक्सेलरेशन A है, इसका भी एक्सेलरेशन A है, तो हम लिखेंगे फ्रिक्शन नेट फोर्स ऑन A। अगर मैं केवल इस ब्लॉक को, A ब्लॉक को ऑब्जर्व कर रहा हूं तो फ्रिक्शन ऑन A इज द नेट फोर्स ऑन A एंड दिस इज इक्वल टू मास ऑफ A इनटू एक्सेलरेशन। और आपको पता है फ्रिक्शन जो होता है ये स्टैटिक है, और दिस शुड बी ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू F1 मैक्सिमम, मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन ऑन 1 और उसकी लिमिटिंग वैल्यू जो है उससे कम रहेगा हमेशा। मतलब फ्रिक्शन की जो वैल्यू है, फ्रिक्शन किसके बराबर है, M1 A के बराबर है, और इसकी जो वैल्यू है हमेशा इसके मैक्सिमम वैल्यू से तो कम ही रहेगी। स्टैटिक फ्रिक्शन उसको कभी पार तो करेगा नहीं। तो इसका मतलब ये हो गया कि M1 A इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू, ये जो मैक्सिमम वैल्यू है कितनी हो गई, ये हो गया म्यू, मान लो इन दोनों के बीच में जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो म्यू है, म्यू इंटू N1। ये हमेशा म्यू इंटू N1, क्योंकि जिस सरफेस पे फ्रिक्शन लग रहा है उस सरफेस पे जो नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है हम उस नॉर्मल रिएक्शन को लेंगे यहाँ पे। तो म्यू इंटू N1, और ये कितना होता है, म्यू इंटू N1, इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ म्यू इंटू N1 की जगह मैं लिख सकता हूँ M1G। तो A जो है M1 से M1 कैंसिल हो गया, और A इज लेस देन और इक्वल टू म्यू इंटू G, इसके बराबर हो गया। A हमेशा उससे कम होगा, तो मैं फोर्स की वैल्यू ये लिख सकता हूं, दिस विल बी लेस देन और इक्वल टू M1 प्लस M2 इंटू म्यू इंटू G। ये सिंपली A आ जाएगा। मतलब कि अगर मेरी फोर्स की वैल्यू यहां पे मैं सिंपली डाल सकता हूं, फोर्स की वैल्यू जब तक म्यू इंटू M1 प्लस M2 इंटू G यहां तक नहीं पहुंच जाता है, दोनों ब्लॉक्स साथ में मूव करेंगे, और अगर इससे ज्यादा हो गया तो दोनों ब्लॉक अलग अलग मूव करेंगे। एग्जाम्पल भी लूंगा मैं अभी, ठीक है।
और ये आप खुद से डिराइव कर सकते हो, ये सेम स्टेप्स यूज करके। फ्री बॉडी डायग्राम कर लिया, सबसे पहले आपने लिखा कि भाई वो फोर्स निकालो जिससे कि दोनों ब्लॉक साथ में मूव करेंगे, तो मैंने यहाँ पे वो भी लिख लिया कि भाई वो फोर्स निकाला कि दोनों साथ में, मतलब दोनों का एक्सेलरेशन क्या है, सेम है, दोनों का एक्सेलरेशन सेम है, मैं सेम सिस्टम ले सकता हूँ, तो मैं लिखूंगा दिस विल बी इक्वल टू, अगर ए और बी को साथ में सिस्टम ले लिया तो m1 प्लस m2 इंटू ए, ये मैंने लिख दिया इस तरीके से, ये दैट इज द फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप, फ्रिक्शन किस ब्लॉक पे लग रहा है, बी पे सिंगल, तो मैं ये वाला वैल्यू लिखूंगा और मैं लिखूंगा F इज इक्वल टू m2, ये ब्लॉक m2 इंटू ए, मैं ये भी कर सकता था बट जो सिंगल जहां पे मुझे दिख रहा है मैं उसको उठा लिया मैंने, F इज इक्वल टू m2 इंटू ए। और फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो स्टैटिक से तो कम ही होती है, तो फ्रिक्शन की जो भी स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन, तो ये लिख लिया, एंड दिस इज इक्वल टू म्यू इनटू, भाई ये फ्रिक्शन अभी भी उसी सरफेस पे लग रहा है तो इट विल ऑलवेज बी म्यू इनटू n1 एंड दिस इज इक्वल टू म्यू इनटू m1g ओनली। तो ये फ्रिक्शन चूंकि इस सरफेस पे लग रहा है तो इस दोनों सरफेस के ए और बी के बीच में लगने वाला जो नॉर्मल रिएक्शन है हमेशा हम उसको लेंगे, बिकॉज दिस फ्रिक्शन विल बी रिलेटेड टू दिस नॉर्मल रिएक्शन एंड नॉट दिस नॉर्मल रिएक्शन, क्योंकि ये नॉर्मल रिएक्शन जो है अगर यहां पे सरफेस पे फ्रिक्शन होता तो उससे रिलेटेड होता, ये फ्रिक्शन जो ए पे लग रहा है या बी पे लग रहा है, ए और बी के बीच में लगने वाला नॉर्मल रिएक्शन से रिलेटेड है, एंड देयरफॉर म्यू इनटू m1g, और ए क्या हो जाएगा, ए विल बी लेस देन और इक्वल टू म्यू m1 by m2 into g, एंड फोर्स क्या हो जाएगा यहां से, फोर्स इज लेस देन और इक्वल टू m1 प्लस m2, ए की जगह हम ये डाल देंगे क्योंकि यहां लेस देन इक्वल टू है तो हमने ये बोला कि दिस इज लेस देन और इक्वल टू, जो भी हमने यहां पे वैल्यू डाला, ए क्या है, म्यू इंटू m1 by m2 into g, तो ये आ गया। अब इसको थोड़ा प्रैक्टिकली देखने की कोशिश करते हैं, चलो इस क्वेश्चन पे आते हैं, बट प्रैक्टिकली इसको हम देखने की कोशिश करते हैं। वी विल ऐड वन मोर स्क्रीन, एग्जाम्पल ले लेते हैं, लेट्स से एग्जाम्पल है हमारे पास, पहले तो दोनों का रिजल्ट लिख देते हैं, तो रिजल्ट क्या था हमारा, इसको हटा दो, रिजल्ट था पहले वाले केस में F was, मतलब हमने जो सेकेंड वाला किया था, राइट वाला किया था, F was लेस देन और इक्वल टू म्यू इंटू m1 प्लस m2 इंटू जी, जब नीचे वाले प्लैंक पे ब्लॉक ऐसे रखा हुआ है, नीचे वाले प्लैंक पे आप फोर्स लगा रहे हैं। अगर मैं बोलता हूं m1 इज इक्वल टू 3 kg, m2 इज इक्वल टू 7 kg, म्यू इज इक्वल टू मान लो 0.4, तो क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन, ये जो फोर्स है इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है जब दोनों साथ में मूव करें, इज इक्वल टू 0.4 इंटू 10 इंटू 10, तो ये हो गया 40 न्यूटन। मतलब अगर आपको रिजल्ट याद है, जो कि ये काफी काम आएगा, ये रिजल्ट याद भी रखना, तो 40 न्यूटन तक इस पे फोर्स लगाओगे तो ये दोनों ब्लॉक साथ में मूव करेंगे। ओके, अब मान लो अगर मैं कहता हूं कि 60 न्यूटन का फोर्स लगाया तो क्या होगा, अगर आपने 60 न्यूटन का फोर्स लगाया तो ये दोनों ब्लॉक अलग अलग मूव करेंगे। क्यों ब्लॉक मूव करेंगे देख लेते हैं। हमारा फ्री बॉडी डायग्राम आपको याद है, फ्री बॉडी डायग्राम कहता है कि भाई इसके ऊपर जो फर्स्ट ब्लॉक है 3 kg ब्लॉक, इसके ऊपर तो स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है, नीचे वाले ब्लॉक के ऊपर, नीचे वाले ब्लॉक के ऊपर इधर की ओर अभी आपने क्या बोला 60 न्यूटन, और पीछे एक स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है। आपको पता है इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, इसकी ये पता है आपको कि 40 न्यूटन तक ये दोनों साथ में मूव करता है, लेकिन कुछ देर के बाद क्या होगा, ये अपने मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच जाएगा। इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है निकाल लेते हैं, इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी एफ एस मैक्सिमम इज इक्वल टू म्यू 0.4 इंटू m1 3 इंटू 10, मतलब इसकी मैक्सिमम वैल्यू है 12 न्यूटन। अब 12 न्यूटन ये लगेगा, यहां पे भी 12 न्यूटन लगेगा। अब दोनों का एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं, यहां पे 60 न्यूटन पे कितना हो जाएगा, 60 माइनस 12 इज इक्वल टू, ये ब्लॉक है 7 kg, तो 7 इंटू ए, तो ये एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, इसको मान लो a1 बोल देते हैं, एक्सेलरेशन 1 विल बी इक्वल टू 48/7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब अप्रोक्सीमेटली 7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसके बराबर हो गया। a2 देखते हैं, a2 क्या हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू f विल बी इक्वल टू 3 इंटू a2, तो a2 विल बी इक्वल टू 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो a2 कितना आ गया 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि ये मैक्सिमम वैल्यू पहुंच चुके हैं और ये 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से मूव करता रहेगा, और ये इस केस में सेकंड ब्लॉक जो है वो ऑलमोस्ट 7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से मूव कर रहा है, दोनों की एक्सेलरेशन सेम हो गई। अगर मैं इसको 40 न्यूटन रखता तब क्या होता, देखें इसको अगर मैं 40 न्यूटन रखता हूं तो क्या होगा, लेट मी जस्ट एक बार थोड़ा इरेज कर लेते हैं। अगर हम इसको 40 न्यूटन ही लेते तो क्या होता, तो 40 न्यूटन लेंगे बच्चों, तब तक कर रहे हो ना आप सॉल्व, 40 न्यूटन ले लेते हैं, तो ये अगर ये तो हमने निकाल लिया था, ये तो 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, और इसकी जगह हमने 40 न्यूटन ले लिया, तो 40
माइनस 12 इज इक्वल टू 7 इंटू ए, यही हो जाएगा A1। अब यहां पे ये कितना हो गया 28, 28 इज इक्वल टू 7 इंटू A1 एंड देयरफॉर A1 इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब आप देखो 40 न्यूटन जो कि मैक्सिमम, मैंने आपको बताया था कि मैक्सिमम फोर्स जिसपे कि दोनों ब्लॉक साथ में मूव करेंगे, मतलब दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा, वो कितना था 40 न्यूटन। 40 न्यूटन पे आपने देखा क्या हुआ, 40 न्यूटन पे यहां पे एक्सेलरेशन कितना आ गया 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहां पे एक्सेलरेशन कितना है 3 ब्लॉक का, वो भी 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब दोनों का एक्सेलरेशन सेम है। लेकिन 40 से 41 हो गया, 50 हो गया, 60 हो गया, द एक्सेलरेशन स्टार्ट्स चेंजिंग, दोनों ब्लॉक अलग अलग मूव करना शुरू करेंगे। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। इसीलिए मैक्सिमम फ्रिक्शन की वैल्यू ऑल्दो 12 न्यूटन है और बच्चे इसे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पे 12 न्यूटन है, यहाँ पे 40 न्यूटन है, तो इसको भी 40 होना चाहिए था। ऐसा नहीं है, 40 न्यूटन तक दोनों का एक्सेलरेशन सेम है। 40 न्यूटन के बाद दोनों का एक्सेलरेशन चेंज हो जाएगा और 40 न्यूटन से कम इस एग्जांपल में दोनों सेम एक्सेलरेशन से मूव करेंगे एंड फ्रिक्शन विल नॉट रीच इट्स मैक्सिमम वैल्यू। तो 40 न्यूटन से अगर मैं यहाँ पे 28 न्यूटन कर देता तो फ्रिक्शन अपने मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंचा ही नहीं होगा। तो सिंपल हो जाता कि अगर 28 न्यूटन था, आपने ये निकाल लिया, सबसे पहले अगर ऐसा कोई भी केस दिया हो तो मैक्सिमम फोर्स निकाल लो, और दिया हुआ 28 न्यूटन तो सिंपली बोलो दोनों ब्लॉक साथ में मूव करेंगे, 10 इंटू ए हो जाएगा एंड ए इज इक्वल टू 2.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये डायरेक्ट आ जाता अगर 28 न्यूटन होता तो 40 से नीचे अगर फोर्स लगा हुआ है तो दोनों ब्लॉक साथ में मूव करेंगे। ठीक है, सबको समझ में आया। अब देखो ये क्वेश्चन, अब तो सारे क्वेश्चन इजी पीजी लेमन स्क्वीजी की तरह होंगे। अ ब्लॉक ऑफ मास 1 kg इज प्लेस्ड ऑन अ प्लैंक ऑफ 3 kg, तो इसका 1 kg मास है और नीचे प्लैंक दिया हुआ है 3 kg का। द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द सर्फेसेस ऑफ द ब्लॉक एंड द प्लैंक इज म्यू दिया हुआ है 0.2। तो हम सारी चीजें मार्क कर लेते हैं। यहाँ पे m1 दिया हुआ है, m2 दिया हुआ है और म्यू दिया हुआ है। प्लैंक इज सब्जेक्टेड टू अ फोर्स F डिपेंडिंग ऑन F इज इक्वल टू 2t। भाई ये दिया हुआ है, दिस इज इक्वल टू F को कहां छुपा के रखे हो अंधेरे में, so F is equal to 2t, तो F तो 2t हो गया। Now find the moment of time t naught जिसमें कि प्लैंक स्टार्ट स्लाइडिंग अंडर द बार, मतलब दोनों अलग अलग, वो टाइम निकालना है जब दोनों अलग अलग मूव करने लगे। तो आपको पता है बहुत, ये तो बहुत ही सिंपल हो गया कि भाई फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, ये हो सकता है म्यू, नीचे लग रहा है फोर्स तो म्यू इंटू m1 प्लस m2 इंटू जी, यही हो गया। मतलब 2t फोर्स इज इक्वल टू 2t, टाइम डिपेंडेंट फोर्स है यहाँ पे, दिस विल बी लेस देन और इक्वल टू म्यू की वैल्यू 0.2, m1 प्लस m2 हो गया 4 इंटू 10 एंड दिस इज इक्वल टू ये 8 न्यूटन के बराबर हो गया। तो 2t इज इक्वल टू 8 न्यूटन है ना। फोर्स 8 न्यूटन से जब तक कम रहेगा तब तक दोनों ब्लॉक्स साथ में मूव करेंगे। तो किस समय दोनों स्लाइड करना शुरू करेंगे वो टाइम क्या हो जाएगा, सो 2t नॉट विल बी इक्वल टू, जब अपने मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच जाएगा ये फोर्स, उसके बाद दोनों स्लाइड करने लग जाएंगे। जब 2t नॉट मतलब ये जो फोर्स है जब ये अपने मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच जाएगा जो कि 8 न्यूटन है इस केस में, तो दोनों साथ में स्लाइड करने लग जाएंगे एंड t नॉट इज इक्वल टू 4 न्यूटन। देखो आ गया आंसर, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। तो बच्चों देखो, मैं बात कर रहा था अपने चाइल्डहुड की, तो मैं बहुत ज़्यादा फिजिक्स से डरता था। मेरे चाइल्डहुड में मैं तो बिल्कुल फिजिक्स से डरता था क्योंकि मुझे कोई ऐसा टीचर नहीं मिला था जो फिजिक्स को स्टेप बाय स्टेप, मेरे एक टीचर थे, बहुत अच्छे टीचर थे, वो मुझे ना विजुलाइज करना सिखाते थे। अब कई बार मुझे बहुत ज़्यादा उस समय एज ए स्टूडेंट मुझे विजुलाइज दिखता था, बहुत मज़ा आता था, क्लास में बहुत मज़ा आता था, बट मुझे क्लास के बाद अगर कोई भी प्रॉब्लम्स उठा लेता था तो सॉल्व नहीं होता था। हमारे समय जेईई में नहीं था, तो मोस्टली हम एडवांस की तैयारी कर रहे होते थे और सारे सब्जेक्टिव सवाल करते थे, तो क्वेश्चन भी आरे तिरछे होते थे, बिल्कुल मतलब कुछ चमकता ही नहीं था कैसे अप्रोच करना है। तो एज ए टीचर मैंने क्या किया, मैंने चीज़ों को स्टेप्स में ब्रेक करना शुरू किया, क्योंकि एज ए स्टूडेंट मैं स्ट्रगल करता था। मैंने धीरे धीरे मेहनत करी एंड फिजिक्स को स्ट्रॉन्ग किया ड्यूरिंग माई ड्रॉप ईयर। बट ये याद रखना कि जब मैं टीचर बना तो मेरा सबसे पहला जो काम था ना, सारे फिजिक्स के प्रॉब्लम को मैंने स्टेप में ब्रेक करना शुरू किया। दिस हेल्प्ड एवरी स्टूडेंट। तो धीरे धीरे जिन बच्चों ने मेरा थोड़ा सा टीचिंग में आप देखोगे एंटरटेनमेंट कम रखता हूँ मैं, बहुत सारा इधर उधर की बातें नहीं करता हूँ, क्योंकि मेरा काम ये होता है कि सारी चीज़ें आपके दिमाग तक पहुँचे, आपको जब आप उसको प्रैक्टिस करो। मेरे लेक्चर्स को पूरा अटेंड करने के बाद जिन बच्चों ने भी क्वेश्चंस को उठा के प्रैक्टिस किया है उनके सवाल सॉल्व ना हो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो आप कोई भी सवाल उठाओगे आपसे सॉल्व हो जाएगा। अब जैसे ये क्वेश्चन है, अब यहाँ पे मैंने आपको कंडीशन तो बता ही दिया कि कंडीशन क्या है भाई, अगर नीचे फोर्स लग रहा है, यहाँ पे ये चीज 0 दिया हुआ है, म्यू इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है, स्मूथ प्लेन हॉरिजॉन्टल प्लेन पे रखा हुआ है, तो दिस इज इक्वल टू म्यू, अभी भी फोर्स नीचे लग रहा है, m1 प्लस m2 जी। तो पहला स्टेप तो यही होता है कि भाई ये लिख लो, और ये हमने क्या निकाला था अभी 0.2 इंटू 4 इंटू 10, तो ये हो गया 8 न्यूटन। ठीक है, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द प्लैंक इन द प्रोसेस ऑफ इट्स मोशन, मतलब प्लैंक इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन निकालना है। तो इस ब्लॉक पे आप फ्री बॉडी डायग्राम अगर देखोगे, t इज ग्रेटर देन t नॉट, मतलब पिछले वाले क्वेश्चन का ही अगला हिस्सा है कि भाई t नॉट मतलब कि स्लिप करने लग गया, तो अब क्या है यहाँ पे
फोर्स 2t, मतलब कि ये ग्रेटर देन 8, जैसे ही ग्रेटर देन 8 हुआ तो ये स्लिप करने लग जाएगा। अब जो फ्रिक्शन है वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे होगा, और उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, म्यू इंटू m1g, ये मैक्सिमम वैल्यू है। तो ये कितना होगा, 0.2 मल्टीप्लाइड बाई m1 है 1 इंटू जी इज 10 एंड देयरफॉर दिस इज इक्वल टू 2 न्यूटन। तो ये तो 2 न्यूटन है, और इसका मास कितना है, इसका मास 3 kg है, एंड ये किसी एक्सेलरेशन a से मूव कर रहा है। तो अगर आपने फ्री बॉडी डायग्राम बना लिया तो m1 का भी आप एक्सेलरेशन निकाल सकते हो, m2 का भी एक्सेलरेशन निकाल सकते हो। m1 का एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, m1 का एक्सेलरेशन हो जाएगा, इसके ऊपर फ्रिक्शन फोर्स F लग रहा है जिसकी वैल्यू 2 न्यूटन है, आपने यहां से निकाल लिया ये वाला, एंड 2 न्यूटन की वजह से ये जो मूव कर रहा है वो कितना हो जाएगा, m1 इज इक्वल टू, m1 कितना दिया 1, और ये एक्सेलरेशन, तो इसका इक्वेशन हो जाएगा F विल बी इक्वल टू 1 इंटू a एंड a विल बी इक्वल टू F विच इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब ये तो कांस्टेंट हो गया, ये अब 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ही आगे मूव करता रहेगा जब तक कि इसको कोई ये टपक नहीं जाए इस ब्लॉक के ऊपर से, ठीक है, या दोनों सेपरेट नहीं हो जाए। अब ये क्या होगा, ये टाइम डिपेंडेंट है, दिया नहीं हुआ किस टाइम पे निकालना है, तो हम 2t रहने देंगे विच इज ग्रेटर देन t0। t0 कितना आया था 4 सेकंड, मतलब 8 न्यूटन से ये ज्यादा है फोर्स, -2 जो कि मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन है, दिस विल बी इक्वल टू 3 इंटू a एंड देयरफॉर दिस एक्सेलरेशन, इसको a1 बोल देते हैं, a1 इज इक्वल टू 2t माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3 या फिर 2 इंटू टी माइनस 1 बाई 3, तो ये एक्सेलरेशन 1 आ जाएगा। तो टाइम डिपेंडेंट है, तो नीचे वाला जो है टाइम डिपेंडेंट है, और ऊपर वाला ब्लॉक जो है वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। अब इस पे भी सवाल होगा कि भाई ग्राफ पूछ देगा, तो ये जेई मेन में एक सवाल आया था जिसमें 2 ब्लॉक का प्रॉब्लम पहली बार इंट्रोड्यूस किया था, और उस पर उन्होंने ग्राफ पूछा था कि A1 और A2 का ग्राफ टाइम के साथ कैसा दिखेगा। तो आप ये बोल सकते हो कि भाई A1 A2 कुछ देर तक तो साथ में मूव करेंगे, फिर A1 इसको A2 ही बोल देते हैं ना, ज्यादा बेटर है, इसको A1 बोल देते हैं, कुछ देर A1 A2 साथ में मूव करेंगे, कुछ देर के बाद A1 जो है वो कांस्टेंट हो जाएगा, बट A2 वो बढ़ता जाएगा समय के साथ। जैसे आप यहाँ पे देखो, समय के साथ अगर टाइम डिपेंडेंट फोर्स है तो जैसे जैसे समय डालोगे यहाँ पे, पहले A2 क्या हो जाएगा, अगर आप 1 सेकेंड डालोगे तो A2 यहाँ पे 0 दिख रहा है, बिकॉज उससे पहले आपका दोनों एक्सेलरेशन सेम आएगा। अब यहाँ पे जैसे ही 4 सेकेंड डालोगे, 4 सेकेंड में कितना हो जाएगा, 4 सेकेंड में इट विल बी इक्वल टू 4 सेकेंड डाल दिया हमने, तो 4 सेकेंड पे इट विल बी इक्वल टू 4 इंटू 2 8, 8 माइनस 2 इज 6, 6 बाई 3 इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब कि ये 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है यहाँ तक। इसके बाद 5 डाला तो 5 इंटू 10 माइनस 2 8, 8 बाई 3 इज 2.33, बढ़ता चला जाएगा, तो इसकी वैल्यू विल बी डिफरेंट एंड ग्रेटर देन पहले वाली वैल्यू, ये कांस्टेंट हो जाएगा 2 पे, और ये इसकी वैल्यू बढ़ती चली जाएगी A2 की वैल्यू विथ टाइम। तो जैसे जैसे टाइम बड़ा होता जाएगा वैसे वैसे उसकी वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। सो दिस इज टाइम डिपेंडेंट ग्राफ ऑफ एक्सेलरेशन एंड टाइम, है ना, तो ऐसा दिखेगा। सो लेट्स गो टू दिस क्वेश्चन एंड सी, यही क्वेश्चन है कि ग्राफिकली अगर आप देखोगे यहाँ पे, और ये सवाल मैंने बहुत पहले यूट्यूब पे कराया था, विच वाज आस्क्ड इन जेई मेन लास्ट ईयर या लास्ट टू लास्ट ईयर, कहीं तो पूछा गया था जेई मेन में, एंड अगर जिन बच्चों ने ये वीडियो देखा होता तो उस बच्चों ने बिल्कुल सही कर दिया होता, ये नहीं बोलते कि ये कहाँ से आ गया, मैं 2 ब्लॉक तो बोला ही नहीं गया था, पढ़ाया नहीं गया था। तो दिस आई डिड ऑन वेदांतु जेई ओनली लॉन्ग बैक, तो आप सर्च करोगे 2 बॉडी प्रॉब्लम तो आपको डिटेल में वो लेक्चर भी मिल जाएगा जिसमें केवल 2 बॉडी प्रॉब्लम को मैंने डिटेल में कराया था। तो एंड दिस वाज डन इन 2019-20, ठीक है, उस समय कराया था मैंने। सो A1 A2 इसके बराबर होगा, तो ये तो आप डायरेक्टली देख के बता दोगे कि भाई ये वाला ग्राफ होगा, अगर ये A1 है ये A2 है तो कुछ समय तक ये साथ में रहेंगे, उसके बाद A1 बिकम्स कांस्टेंट, A2 जो है ये बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है भाई, अगर ऊपर वाले ब्लॉक पे रखा गया, अगर यही चीज खींचा गया, अब ये नहीं पूछा गया तो पूछा जा सकता है, अगर ऊपर वाले ब्लॉक पे अगर मैंने फोर्स लगाया नीचे वाले की जगह तो क्या होगा। तो ये याद रखना, जिस पे भी टाइम डिपेंडेंट फोर्स है, जिस पे भी टाइम डिपेंडेंट फोर्स है उसकी वैल्यू तो बढ़ती चली जाएगी। सो A1 विल कीप इंक्रीजिंग विद टाइम, तो ऑब्वियसली A1 A2 कुछ देर तक तो साथ में रहेंगे, ये तो पक्का है। तो भाई ये ग्राफ हो सकता है, ये वाला हो सकता है, ये वाला हो सकता है, और ये वाला हो सकता है। नाउ दिस इज A2। अब हमें पता है कि A2 कांस्टेंट हो जाएगा कुछ देर के बाद, क्योंकि भाई जिसके ऊपर टाइम डिपेंडेंट फोर्स है वो उसका एक्सेलरेशन तो बढ़ता रहेगा, मतलब A1 विल कीप इंक्रीजिंग, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं, A1 विल कीप इंक्रीजिंग। यहाँ पे A1 इंक्रीज नहीं हो रहा, देखो कांस्टेंट ही रह गया, मतलब जो वैल्यू था यहाँ पे इससे तो ज्यादा ही होगा, इसका जो A यहाँ पे इसकी वैल्यू जो है वो टाइम के साथ बढ़ती चली जाएगी, एंड देयरफॉर इट विल हैव अ डिफरेंट स्लोप, इट विल नॉट हैव द सेम स्लोप। A2 कांस्टेंट है, मतलब कि ये ग्राफ हो सकता है, अब ये ग्राफ हो सकता है, और इन दोनों में भी ये वाला ग्राफ होगा, बिकॉज यहाँ पे A1 इसका स्लोप पहले वाले का स्लोप और इसका स्लोप डिफरेंट होगा, क्योंकि पहला वाला स्लोप जो था जब दोनों बराबर थे वहां पे उसकी वैल्यू इंक्रीज करती जाएगी 0 से 4,
और 4 के बाद बहुत जल्दी जल्दी उसका टाइम इंक्रीज करता जाएगा बिकॉज इट इज अ टाइम डिपेंडेंट फोर्स, आपने पिछले वाले केस में निकाला था। तो अब यहाँ पे आपका होमवर्क है बच्चों कि आप एक्सेलरेशन a1 ये निकालो कितना है, हाउ इज इट डिपेंडेंट ऑन टाइम, सेम ले लो इसको 2t ही ले लेना आप, ठीक है, सेम पिछले वाली की तरह। सो हाउ इट इज डिपेंडेंट ऑन टाइम, ओके। नाउ दिस कॉन्सेप्ट आई विल टीच इन वर्क पावर एनर्जी। बच्चों यहां पे दिया हुआ है कि भाई ये कॉन्सेप्ट में वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स ऑन द सिस्टम शोन अबव इज पॉजिटिव। भाई ये क्या दिया हुआ है, ब्लॉक बी और क्यू रखा हुआ है, सरफेस पी इज रफ एंड बिटवीन क्यू एंड हॉरिजॉन्टल सरफेस इज स्मूथ। इस सिस्टम के ऊपर वर्क डन बाय द फ्रिक्शन ऑन द सिस्टम, फ्रिक्शन बिकम्स एन इंटरनल फोर्स, और इसीलिए फ्रिक्शन जो है पॉजिटिव वर्क नहीं करेगा जब तक ये दोनों साथ में मूव कर रहे हैं। जब तक ये साथ में मूव करेंगे तो जितना फ्रिक्शन ऊपर वाले के लिए पॉजिटिव वर्क करेगा उतना ही नीचे वाले के लिए वो नेगेटिव वर्क करेगा। नेट सिस्टम के लिए वर्क डन जो होगा वो 0 हो जाएगा। जब दोनों अलग अलग मूव करने लगेंगे तो वर्क डन विल बी डिफरेंट विच आई विल टेक इन वर्क पावर एनर्जी। तो ये तो पक्का ही गलत स्टेटमेंट है। और दूसरा क्या बोलता है, फ्रिक्शन बिटवीन पी एंड क्यू कैन बी ईदर स्टैटिक और काइनेटिक। बिल्कुल सही बात है, ईदर स्टैटिक और काइनेटिक दोनों ही हो सकता है, बिकॉज जब तक दोनों साथ में मूव कर रहे हैं तो स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा, दोनों अलग अलग मूव करेंगे तो काइनेटिक हो जाएगा। तो ये तो सही है, तो आंसर तो इसका डी होना चाहिए। बट ये आपको खुद से ट्राई करना है। अगर आपको वर्क पावर एनर्जी आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो विल टॉक अबाउट वर्क पावर एनर्जी और वर्क डन इन अ रेफरेंस फ्रेम, वर्क डन इन केस ऑफ फ्रिक्शन, इन केस ऑफ टू ब्लॉक सिस्टम। ये सारी चीजें हम वर्क पावर एनर्जी में सीखेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन अभी नहीं करेंगे। दिस क्वेश्चन इज समथिंग व्हिच इज extremely good. I again did it long back, as I said 2019 में 20 में मैं एस्पायर सीरीज में करवाता था ये सारी चीजें। This is a beautiful, very very good question, very good question to be tried on your own, to be tried on your own। तो बच्चों ट्राई करना, बस यहाँ से गोली मत दे देना मुझे, ट्राई किया सर। अब आ जाते हैं वापस हम अपने इस सवाल पे कि टाइम ऑफ असेंट दिया हुआ है आधा टाइम ऑफ डिसेंट, मतलब एक ब्लॉक, और इसमें आप सॉल्व नहीं करूंगा बट आपको हिंट दूंगा कि एक ब्लॉक है जो यहां से एक इंक्लाइन प्लेन पे रखा हुआ है, उस इंक्लिनेशन कितना दिया हुआ है 30 डिग्री दिया हुआ है, और यहां से मैंने थ्रो किया इसको, कुछ इनिशियल वेलोसिटी होगी, कहीं जाके रुक जाता है, तो ये लेट्स से s डिस्टेंस ट्रैवल करता है। हिंट भी दूंगा, तरीका भी बताऊंगा जो आप कर सकते हो, और पिछले लेक्चर में मैंने इसका फॉर्मूला भी याद करवाया था आपको, ऊपर जाते वक्त एक्सेलरेशन कितना होता है, नीचे जाते वक्त एक्सेलरेशन कितना होता है, तो s डिस्टेंस ट्रैवल करता है। अब सेम डिस्टेंस जब वो नीचे ट्रैवल करेगा, डिस्टेंस सेम है, अब ये नीचे की ओर ट्रैवल कर रहा है, s डिस्टेंस मान लो ये नीचे की ओर ट्रैवल कर रहा है, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी 0 है, जस्ट नीचे आ रहा है, और फाइनली वो रुक जाता है या नहीं रुकता है, कुछ टाइम उस जगह पे पहुंचने के लिए टाइम ऑफ असेंट दिया हुआ है और टाइम ऑफ डिसेंट दिया हुआ है, कुछ नहीं दिया हुआ है। अब यहाँ पे कई बच्चे इसको सॉल्व नहीं कर पाते क्योंकि यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी खोजते रह जाते हैं। यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी क्या है, 0 है, तो हम इस चीज को इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर होता है, और आपको पता है ऊपर जाते वक्त जो एक्सेलरेशन होता है वो होता है माइनस, क्योंकि यहाँ पे ऊपर जा रहे होगे तो जो फोर्स है वो नीचे की ओर mg साइन थीटा, और फ्रिक्शन फोर्स जो है वो होता है म्यू mg कॉस थीटा, मतलब दोनों सेम डायरेक्शन में होता है, और एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस जी साइन थीटा प्लस म्यू जी कॉस थीटा। यहाँ माइनस बाहर इसलिए लिया है क्योंकि मोशन अगर ऊपर की ओर हो रहा है और एक्सेलरेशन ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसलिए मैंने नेगेटिव का मतलब केवल ये होता है कि वेलोसिटी या डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है। अब यहाँ पे मोस्टली इससे अप्रोच करते हैं और सोचते रह जाते हैं कि भाई यू नहीं दिया तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, और इसको अगर यहाँ पे अप्लाई करेंगे इस फॉर्मूले में तो दिस विल बिकम इक्वल टू v माइनस ए टी इंटू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड देयरफॉर दिस विल बी इक्वल टू v माइनस ए टी स्क्वायर, तो ये आ जाएगा माइनस हाफ वी टी इंटू माइनस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा s इज इक्वल टू वी टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर। अब v 0 है तो यहाँ से आप डायरेक्टली s विल बी इक्वल टू माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, ये आ जाएगा हमारे पास फॉर्मूला, और यहाँ से भी सिमिलर कुछ फॉर्मूला आ जाएगा, एंड देयरफॉर आप दोनों को इक्वेट कर दोगे एंड यू विल गेट द आंसर। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आप निकाल सकते हो, टाइम ऑफ असेंट इज इक्वल टू हाफ टाइम ऑफ डिसेंट दिया हुआ है, आप यहाँ से सॉल्व करके आंसर मुझे होमवर्क में बताना। और नीचे आते वक्त एक्सेलरेशन कितना होता है, नीचे आते वक्त एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में जी साइन थीटा, तो ये लिख देते हैं, और फ्रिक्शन चूंकि इसको अपोज कर रहा है तो माइनस म्यू जी कॉस थीटा, सो एक्सेलरेशन इज इन दिस डायरेक्शन विच इज इक्वल टू जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा। तो ये आपको याद होना चाहिए कि डिसेंट में एक्सेलरेशन इतना होता है जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा, और असेंट मतलब ऊपर जाते वक्त एक्सेलरेशन भाई इतना होता है। तो समझ में आया? आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। इस लेक्चर में आपने बहुत सारी चीजें सीखी हैं। हम लोगों ने एक बेसिक सवाल से उठ के
बिल्कुल अच्छे लेवल के प्रॉब्लम्स करें और जो भी इस लेक्चर को देखोगे उसके बाद आपका फ्रिक्शन का जो ओवरऑल कॉन्फिडेंस है वो बढ़ जाना चाहिए, ऐसा मैं आशा करता हूँ। एंड ऑल द बेस्ट माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर बच्चों, एंड विल सी यू इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप और सवाल सॉल्व करो एंड हैप्पी लर्निंग।